गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक स्वागत है आपका क्लास में। हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। और हमने सभी प्रकार के, चाहे वो डिफेंस मेडल हो, चाहे वो सिविलियन ऑनर्स हो, चाहे वो आपका फिल्म से रिलेटेड ऑनर्स हो, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे जो इनसे अलग होंगे लेकिन महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही हमने अभी तक जितने भी अवार्ड्स पढ़े हैं या जितने भी ऑनर्स पढ़े हैं वो एक नेशनल अवार्ड्स हैं, यानी कि राष्ट्रीय अवार्ड हैं। लेकिन साथ ही में हम इंटरनेशनल अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट अवार्ड के बारे में, और जिसका नाम है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और हम सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को ही हम राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कवि हमारे भारत के यानी हमारे देश के कौन है या किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के राष्ट्रीय कवि है। तो हेडिंग डालेंगे, जो पहला जो हमारा अवार्ड होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और हम सब जानते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड है वो जो लिया सबसे पहले यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट विनर के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि इसका जो फर्स्ट विनर है वो है आपका रवि शंकर, यानी कि हम इसको पंडित रवि शंकर कह सकते हैं, है ना, पंडित रवि शंकर। और इनको जो प्राइज मिला ये मिला था 2012 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि 2011 के बजट में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, 2011 में इन्होंने जब बजट का मैटर था तब इन्होंने, प्रणब मुखर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के 150वें यानी कि 150वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार राशि को जो है उसकी अनाउंसमेंट किया था। जो राशि थी वो थी 1 करोड़ रुपए, और वो जो राशि मिली थी वो 2012 में मिली थी पंडित रविशंकर को, जो इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। तो आपसे एग्जाम में इसके बारे में बहुत ही नाम मात्र डिटेल पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर में जो अवार्ड मिला था वो फर्स्ट विनर था पंडित रविशंकर 2012 में। और उसमें जो राशि, जो इसमें प्राइज मनी रखी गई थी वो रखी गई थी 1 करोड़ रुपए। और ये जो प्राइज मनी रखी गई थी ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा घोषणा की गई थी 2011 के बजट में। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, उसके बाद जो नए राष्ट्रपति बने वो बने रामनाथ कोविंद। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इससे ज़्यादा डिटेल वो कभी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर हम बात करें अगले पुरस्कार के बारे में, तो अगला जो पुरस्कार होगा वो होगा गांधी पीस
अवार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पुरस्कार है। गांधी पीस अवार्ड या फिर गांधी पीस प्राइज भी आप इसको कहते हैं, और हिंदी में बोलेंगे इसको गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो गांधी जो शांति पुरस्कार है, ये हमारे भारत के जो बापू हैं महात्मा गांधी, उनके नाम पे रखा गया है। और ये हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट मनी प्राइज भी कहा जाता है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो पुरस्कार है ये गांधी जी के नाम पे रखा गया, यानी कि इसका जो नामकरण जो हुआ वो हुआ महात्मा गांधी के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया। और इसको हम बोलते हैं इंडिया का लार्जेस्ट मनी प्राइज। और इसकी जो मनी प्राइज है वो है, हम सब जानते हैं, 1 करोड़ रुपए। और इसकी जो शुरुआत हुई वो ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अक्टूबर 1994 में, यानी कि ये आपका गांधी जी के जो जन्म दिवस है उसी के शुभ अवसर पर, उसी के ही उपलक्ष्य में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। और इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, और साथ में महात्मा गांधी के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि जितने भी गांधी अवार्ड हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति के नाम पे रखे हों, उसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है कि अगर गांधी है तो वो कौन सी गांधी है, महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है या राहुल गांधी है। आप ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट विनर के बारे में, तो इसका जो फर्स्ट विनर था वो था जूलियस न्येरेरे, ठीक है, जूलियस न्येरेरे, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि ये जो व्यक्ति थे ये तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे जूलियस न्येरेरे, ठीक है। और याद रखेंगे कि ये जो अवार्ड दिया जाता है वो सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक बदलावों को अहिंसा व गांधीगिरी से सुलझाने व अपनाने वाले व्यक्ति व संस्था को, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये किसी व्यक्ति को भी दिया जाए, ये किसी संस्था के लिए भी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस बात का। तो ये आपके 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो एक मिसलेनियस कैटेगरी में रखे गए हैं। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि मैंने इसकी एक पीडीएफ, जिसमें लगभग मैंने 53 क्वेश्चन एक रखे हैं और 35 यानी कि लगभग आपके 90 क्वेश्चन के अराउंड में आपके मैंने क्वेश्चन ये इसके बनवा दिए हैं।
तो जो क्वेश्चन आपसे होता है वो कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप उसकी स्क्रीनशॉट बना करके अपलोड कर दीजिएगा। मैं उसको क्लास में ही या फिर वहीं आपको अकाउंट में समझा दूंगा उसके बारे में। और ध्यान रखेंगे कि इनके एमसीक्यू को थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जब आप पूरा अवार्ड एंड ऑनर्स पढ़ लेंगे तो वहां पे आपके वे सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में तो इतने सारे अवार्ड एंड ऑनर्स होंगे कि मुझे लगभग 10 से 15 क्लासेस लग जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें पढ़ने होंगे अवार्ड एंड ऑनर्स, जो हमारे लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं। और इसीलिए ही मैंने आपके लिए एमसीक्यू रखवाई थी, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि एमसीक्यू में अवार्ड एंड ऑनर्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन और किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि अवार्ड एंड ऑनर्स में जो भी मैं लिस्ट आपको लिखवाऊंगा, नोबेल पुरस्कार की हो चाहे वो भारत रत्न की हो, आप उसको प्लीज याद करके चलिएगा, क्योंकि कभी कभी ईयर वाइज भी पूछ लिया जाता है कि बताइए 2008 में किसको भारत रत्न से नवाजा गया। तो आप लोग जानते हैं वो है भीमसेन जोशी जी को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। 2014 में भारत रत्न से किसको नवाजा गया, तो सचिन रमेश तेंदुलकर को, ठीक है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, कॉपी कीजिए इसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पुरस्कार का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति। एक्चुअली इस पुरस्कार का नाम थोड़ा सा बड़ा है, मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से समझना। जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति, या फिर आपको निशस्त्रीकरण भी आ सकता है एग्जाम में, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, या एक साथ ही लाइन में आ सकता है। पूरा ये पुरस्कार है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति व निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये कई बार रिपीटेड है। लेकिन अब बात करें स्टार्टिंग के बारे में, तो ही वॉज स्टार्टिंग जो हुआ ये, तो हम सब जानते हैं स्टार्टिंग हुआ 1986 में। और इसमें जो प्राइज मनी होती है, जो इसमें प्राइज अमाउंट होता है, वो होता है 25 लाख रुपीज, यानी कि 25 लाख रुपए। और इसमें जो भी विजेता का नाम अनाउंस, यानी कि उस विजेता का नाम जो घोषित करती है, वो एक उपराष्ट्रपति की कमेटी होती है, उसके द्वारा उस व्यक्ति का नाम अनाउंस किया जाता है, यानी विजेता का नाम चयन किया जाता है। मैं लिख देता हूं इसको भी कि उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा विजेता का नाम का चयन, ठीक है। तो बस केवल इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वो आपसे कुछ भी चीजें नहीं पूछने वाला। तो विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो 1986 में हुई, और हम सब जानते हैं कि ये 25 लाख रुपीस का प्राइज मनी होगा इसमें। और इसमें जो भी समिति होगी, उपराष्ट्रपति की जो भी समिति होगी उसकी अध्यक्षता वाली, वो ही उस व्यक्ति या उस विजेता का नाम को घोषित करती है। वहीं हम बात करें, एक प्राइज और आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पुरस्कार। और याद रखेंगे कि एग्जाम में ये कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पुरस्कार के नाम से भी आ जाता है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पुरस्कार या सूझबूझ पुरस्कार या फिर अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पुरस्कार अगर आ जाए तो विशेष ध्यान रखेंगे कि ये एक ही होगा। और हम सब जानते हैं ही वॉज स्टार्टिंग, इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो हुई आपकी 1965 में, 1965 में हुई। और इसमें जो प्राइज मनी होती है, जो आपका एक अमाउंट होता है, जो प्राइज मनी होती है वो 25 लाख यानी कि 25 लाख रुपए प्राइज रखा जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार सबसे पहले एक थ्यू बार्ट, एक अजीब सा नाम है ये, मैं लिख देता हूं। विनर जो था इसका सबसे पहले वो था, यानी कि फर्स्ट विनर जो था वो था यू थाट, ये बर्मा का निवासी था, ठीक है। यू थाट को मिला था, ठीक है। इसमें आपसे कभी भी नहीं पूछने वाला कि बताइए कि जवाहरलाल नेहरू का हाल ही में अवार्ड किसको मिला या किस लिए दिया जाता है। हालांकि नाम से ही पता चल रहा है सूझबूझ के लिए दिया जाता है, लेकिन आपसे वो इतनी डिटेल कभी नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे इसकी शुरुआत कब से हुई या फिर इसका जो प्राइज मनी है वो कितना है, बस इतनी ही बातें आपसे पूछेगा, बाकी कुछ भी नहीं पूछेगा। इसीलिए ही मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं, जिससे कि आपको अवार्ड एंड ऑनर्स में ट्रेंड पता चल सके कि वहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, कि वहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा संभावना होती है एग्जाम में क्वेश्चन बनने की। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट जो पुरस्कार होगा वो होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञान पीठ अवार्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एग्जाम में ये पूछ लेगा कि बताइए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो दिया जाता है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि ये भारतीय साहित्य के लिए दिए जाते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि यहां पे क्या क्या चीजें मिलती हैं इस प्राइज में। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो प्राइज होगा वो होगा 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए प्लस एक स्टैचू होगी वाघ देवी की, वाघ देवी की प्रतिमा होगी, एक वाघ देवी की प्रतिमा यानी स्टैचू होगा। और यहां पे जो इसकी स्थापना हुई, वो जो करी स्थापना वो करी थी शांति प्रसाद जैन ने।
तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसमें प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो याद रखेंगे 11 लाख रुपए। और पूछ लिया जाए कि और क्या क्या मिलता है, तो इसमें वाग देवी की प्रतिमा मिलती है, यानी कि स्टैचू ऑफ वाग देवी। और ध्यान रखेंगे कि ये जो पुरस्कार है ये शांति प्रसाद जैन के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई, इसकी शुरुआत की गई। और याद रखेंगे कि ये अभी तक 7 महिलाओं को भी मिल चुका है। और 7 महिलाओं में जो सबसे प्रथम महिला है वो है, यानी कि जो फर्स्ट वुमेन है, जो फर्स्ट वुमेन विनर थी, वो थी इज नोन एज आशा पूर्णा देवी। हिंदी में लिखेंगे आशा पूर्णा देवी। ठीक है, ये प्रथम महिला थी। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट विनर के बारे में, फर्स्ट विनर के बारे में, तो हम सब जानते हैं उस व्यक्ति का नाम है जी शंकर स्वरूप। जी शंकर स्वरूप। और इनको जो मिला था वो 1965 में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात ये आती है कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हम सब याद रखेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख दिया है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में साहित्य का लेखन करना, यानी कि भारतीय लेखक को दिया जाता है ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख 22 भाषाओं के लेखन के लिए। यानी कि जो संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, जब आप अनुसूची 8 पढ़ेंगे तो उन भाषाओं के बारे में बता दिया जाएगा आपको। तो उन 22 भाषाओं में जो लेखन का काम होता है, जो एक साहित्य का काम होता है, उसको दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। और हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें पहली हिंदी लेखक के बारे में, तो पूछ लिया जाता है, तो यहां पे जो पहली हिंदी लेखक होंगी वो होंगी सुमित्रा नंदन पंत। याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पद्र, वो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ध्यान रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत है ना, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये हिंदी भाषा की प्रथम लेखक मानी जाती है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से समझना। ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है वो भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किए जाते हैं, यानी भारतीय साहित्य के जो लेखक होते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। और हिंदी की जो प्रथम लेखक मिली, जो बनी थी, वो बनी थी सुमित्रा नंदन पंत। और हम सब जानते हैं कि इसमें जो मनी होती है, प्राइस जो होता है वो 11 लाख रुपए, और साथ में स्टैचू ऑफ वाग देवी साथ में प्रदान किया जाता है। और इसकी जो स्थापना की थी वो शांति प्रसाद जैन ने की थी। और इसमें अभी तक 7 महिलाओं को ये अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे प्रथम जो महिला थी वो थी आशा पूर्णा देवी। और हम सब जानते हैं जो इसके मैन यानी मेल में जो विनर थे वो थे फर्स्ट विनर ऑफ शंकर स्वरूप 1965 में। ठीक है, तो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर दिखाई दे रही होंगी, और दिखाई देने के साथ साथ आपको समझ में भी आ रही होंगी। हालांकि मैं इसके नोट्स आपको आज ही प्रोवाइड करा दूंगा क्लास खत्म होते ही, टेक्निकल टीम से कह करके अभी। ठीक है, क्योंकि अभी
हम थोड़े से अपडेट में लगे हुए हैं, जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रदान कर सकें और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपके सामने ला सकें। ठीक है, अगला जो पुरस्कार होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, और हम सब जानते हैं कि जो सरस्वती सम्मान है, इसकी जो स्टार्टिंग की या फिर इसको जो दिया जाता है वो दिया जाता है गिवन बाय एक फाउंडेशन है, के बिरला। के बिरला सीमेंट मत समझ लेना, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं सरस्वती सम्मान। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि के बिरला के द्वारा इनमें से कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखेंगे कि के बिरला के द्वारा कई सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो उनमें से ये एक है सरस्वती सम्मान। और हम सब जानते हैं कि जो ये स्टार्ट हुआ था, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1991 में। ठीक है, और इसकी जो प्राइज मनी होगी, जो इसकी प्राइज मनी होगी वो होगी 15 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख रुपीज। और हम सब जानते हैं कि ये भारतीय लेखकों को मिलता है, और भारतीय लेखकों को मिलता है ये जो व्यक्ति, जो लेखक संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनमें लेखन का काम करता है। और हम सब जानते हैं कि इसमें एक चीज रखी गई है कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों में लिखित रचना के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसने पिछले 10 वर्षों तक कोई ना कोई रचना का गठन किया हो, उसमें ये प्रदान किए जाते हैं भारतीय लेखकों को एक साहित्य के रूप में। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट विनर थे वो थे इज नोन एज हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। और हम सब जानते हैं कि ये फादर ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन, यानी कि ये मिस्टर अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें तो ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है लेखकों को, यानी कि गिवन किसको दिया जाता है, ये ऑर्थर को दिया जाता है, लेखक को दिया जाता है जिसने पिछले 10 वर्षों में लिखित रचना की हो। और लिखित रचना का मतलब होगा आपकी जो 8th शेड्यूल है उसमें जो हमारी 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज हैं, ध्यान रखेंगे। तो सरस्वती सम्मान में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ज्यादा प्राइज मनी रखी गई है, और इसमें 10 सालों तक की रचना का इंक्लूड है। और साथ में हरिवंश राय बच्चन जी को ये अवार्ड मिला था। आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताइए सरस्वती सम्मान हाल ही में किससे पूछा गया है, लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो मैं आपको 2019 और 2020 के मैं अपडेट आपको प्राइज एंड ऑनर्स भी करा दूंगा लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कि बताइए 2020 में हाल ही में किसको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को मिला होगा तो बता देंगे उसका नाम, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जिसका नाम है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार के बारे में बात कर तो ये बहुत ही छोटा इसका डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू में इसका एक क्वेश्चन अवेलेबल होगा। क्वेश्चन है, सॉरी, प्राइज है कलिंग पुरस्कार। कलिंग
पुरस्कार। और हम सब जानते हैं ये जो कलिंग पुरस्कार होता है, ये आपका इसमें जो प्राइज मनी होगी वो होगी 1000 अमेरिकी अमेरिकन डॉलर। आप समझदार हैं कि $1 72 रुपीज में आज चल रहा है, अभी हाल ही में देख लीजिएगा 72 है 76 है जो भी है, तो $1000 की गुणा कर लीजिएगा कि इतने बैठेंगे। और अगर हम बात करें यहां पे, तो ये जो पुरस्कार होता है वो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और ये दिए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा आम जनता में साइंस यानी कि विज्ञान को प्रसिद्ध व लोकप्रिय बनाने के लिए याद रखेंगे बस। ठीक है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताइए सबसे पहला कलिंग पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो अगला सम्मान है व्यास सम्मान। हम सब जानते हैं कि ये भी पुरस्कार जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। जैसे हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, सरस्वती सम्मान था, वो हमारा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता था, लेकिन व्यास पुरस्कार भी इन्हीं संस्था के द्वारा दिया जाता है। और याद रखेंगे कि के बिड़ला फाउंडेशन कई प्रकार के पुरस्कारों को वितरित करती है। और ध्यान रखेंगे कि ही वॉज स्टार्टिंग 1991, और इसकी जो प्राइज मनी है, जो इसकी अमाउंट है वो 3.5 लाख रुपीज है, यानी कि 3.5 लाख रुपए। और ये उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जिन्होंने जिनकी हिंदी भाषा में पिछले 10 वर्षों तक कोई ना कोई रचना उनकी आई हो, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के लेखकों को दी जाती है पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित किसी भी रचना के लिए। यानी कि ऐसे हिंदी लेखक जिनकी पिछले 10 सालों में कोई एक रचना प्रकाशित हुई हो, उस व्यक्ति को ये प्रदान किए जाते हैं। और याद रखेंगे कि इसका जो फर्स्ट विनर रहा, इसके जो विनर थे वो थे रामविलास पासवान, नहीं, रामविलास शर्मा। ठीक है, और इनको जो मिला वो 1991 में मिला। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार में से एक है व्यास सम्मान, और ये लगभग एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, हाँ जी, तो देख लीजिएगा कितने सारे पुरस्कार हैं। तो भाई अंग्रेज चले गए और इतने सारे हमारे लिए एक्ट छोड़ गए, पुरस्कार छोड़ गए, और कुछ हमारे देश के नेताओं ने भी दुनिया भर के पुरस्कार बना रखे हैं, और जिनको याद करने में बड़ी ही तकलीफ होती है, बड़ी ही समस्या होती है। लेकिन अगर एग्जाम हमें निकालना है तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा। देखो, एक बात का ध्यान रखेंगे, अब की बार में टेस्ट में काफ़ी सारे बच्चों के कम मार्क्स आए हैं। तो देखो बेटा, ऐसा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि देखो नंबर ऊपर नीचे तो चलते ही रहते हैं। आप हमेशा अपने आप को कभी भी डिमोटिलाइज ना करें। आप ये सोचें कि इतिहास वही व्यक्ति रचता है जो व्यक्ति लूजर होता है। अगर लूजर अपनी इस बात को समझ गया कि हाँ मैं लूजर और मुझे कुछ बनना है, तो वही व्यक्ति इतिहास रचता है। वरना जो व्यक्ति एकदम सक्सेसफुल होता है, देखो एक बात का ध्यान रखेंगे कि समुद्र में कश्ती निकालना बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन अगर समुद्र में
भारी वर्षा, भारी तूफान आया और उसके बीच में से कश्ती निकालना, यही इसमें मजे वाली बात होती है, यही एक असली टैलेंट होता है। क्योंकि नॉर्मल मौसम में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मौसम तूफानी भरा हो और उसमें काम किया जाए तो वहां पे वो ही काम आपका इंटरेस्टेड होगा, वहीं आपकी ही कैपेबिलिटी चेक की जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि नंबर हमेशा ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, काफी बच्चों के लगभग 63-64 बच्चे ऐसे तो जो बच्चे बेचारे फेल ही थे, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भी 100% नंबर होंगे। और ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति एकदम से ऊपर नहीं जाता। ध्यान रखेंगे, अगर मैंने भी ये इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके है, या फिर मैंने भी जो भी एग्जाम क्रैक किए हैं, सिलेक्शन लिया है, उन सभी एग्जामों में मैंने एक दिन का समय नहीं लगाया है। मैंने कई रातें, कई दिन और लगभग 1.5 से 2 साल का समय दिया था, तब जाकर के मैंने सभी चीज़ों को कवर किया। और ध्यान रखेंगे कि आज भी मैं नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूं, जिससे कि अपनी नॉलेज को बढ़ाया जा सके और एक बेहतर, एक टॉप और हाई लेवल के एग्जाम को क्रैक किया जा सके। तो ध्यान रखेंगे, अपनी इस भूख को, नॉलेज की भूख को कभी मरने मत दीजिएगा। हमेशा भूख रखिएगा नई नई चीजें इन्वेंशन करने की, नई नई नॉलेज को ग्रहण करने की और एक आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। और ध्यान रखेंगे कि मुसीबतें भी उसी के ऊपर आती हैं जिनको मुसीबतें जो है सहन करने की शक्तियां होती हैं। अब आप देखिएगा, अगर मान लीजिएगा सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो वो क्या वो आईएएस की तैयारी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको पता लग जाए कि खाने तक के पैसे नहीं हैं तो वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल जरूर करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति के पास पैसा ना हो तो वो ही स्ट्रगल करता है। रिच फैमिली के लोग भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो कि हमारी फैमिली में पैसा नहीं था, हमारे पिताजी पढ़े नहीं थे, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं मिला था, ये सब एक एक्सक्यूज होते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़, एक लिस्ट भेजूंगा, मेरे पास कल आई थी, तो उसमें एक बच्चे को बताया गया है, उस बच्चे ने अपनी रिक्वायरमेंट, मतलब उस बच्चे ने एक्सक्यूज दिए कि एक बच्चा सक्सेस होने के लिए, मतलब एक बच्चा पढ़ाई ना करने के लिए, या फिर वो कहता कि भाई मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ तो मेरे ये रीज़न है, उन रीज़न का सबका सलूशन बताया गया है। शायद वो आपके कुछ काम आ जाए। अच्छी चीज़ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे पुरस्कार की बात करते हैं। तो जो अगला पुरस्कार होगा सो हम लोग जानते हैं, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर हम बात करें तो इसमें जो प्राइज मनी होता है वो होता है 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपीज। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1954 में ही। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि ये जो दिया जाता है वो साहित्य के लिए दिया जाता है, एक लेखकों को दिया जाता है। लेकिन इस प्राइज में ये एक स्पेशल बात है कि जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनके साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि टोटल 24 भाषाएं रखी गई हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी भाषाएं हैं? तो 24 लैंग्वेज हैं, 24 लैंग्वेज हैं, जिसमें जो 22 लैंग्वेज हैं वो तो हैं 8th शेड्यूल में, यानी 8वीं अनुसूची में, और प्लस एक राजस्थानी और प्लस एक इंग्लिश लैंग्वेज को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, इसमें जोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय, जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा वो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी और राजस्थानी लैंग्वेज को भी दिया गया है। और साथ ही इसकी स्टार्टिंग जो हुई वो 1954 में हुई, और इसमें
जो प्राइज मनी होता है वो 1 लाख रुपए होता है, ध्यान रखेंगे 1 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा राजीव गांधी, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, सद्भावना पुरस्कार। और हम सब जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो राजीव गांधी के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष यानी कि 20 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इसमें जो प्राइज मनी होती है वो 10 लाख रुपए होती है, 10 लाख रुपए होती है, 10 लाख रुपीस। और ये राष्ट्रीय सौहार्द, शांति और भाईचारे के लिए प्रदान किए जाते हैं। यानी कि ये राजीव गांधी के जन्म दिवस पर प्रत्येक 20 अगस्त को, यानी कि इनका जो जन्मदिन है राजीव गांधी का वो 20 अगस्त को बनाया जाता है। इनके जन्म दिवस 20 अगस्त को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिए जाते हैं, 20 अगस्त को दिए जाते हैं, ठीक है, दिए जाते। और याद रखेंगे कि इसमें जो प्राइज मनी होगी वो होती है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। और याद रखेंगे कि ये जो दिया जाता है वो सांप्रदायिक, अरे सोनू देखना वो क्लास का वो शेड्यूल बन गया क्या? राष्ट्रीय सौहार्द, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब तक मैंने मॉर्निंग में सुबह से 3 क्लासेस ले ली है। ये आपकी 3rd क्लास है। इससे पहले मैंने मैथ की क्लास ली, फिर आपकी पॉलिटी की क्लास हुई, फिर अब आपकी जीके की क्लास हुई, अब पॉलिटी स्पेशल 4 की क्लास होगी। उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद स्टैटिक जीके की तो खैर एक ही है। उसके बाद हिस्ट्री की क्लास होगी, उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, उसके बाद एनसीईआरटी की क्लास होगी, उसके बाद तब जा करके मेरा हाफ डे कंप्लीट होगा। उसके बाद मेरी फिर सारे मैथ की क्लासेस होंगी और तब जा करके लगभग रात के 10-11 बज जाते हैं। यानी कि मेरा जो शेड्यूल है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक का ही रहता है। तो इस बीच मैं आपको सोचता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें कराऊँ, लेकिन टाइम शेड्यूल की वजह से मैं आपको नहीं करा पाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी हम और पढ़ेंगे अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में। तो याद रखेंगे जो नेक्स्ट हमारा अवार्ड होगा वो होगा आपका इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार, सद्भावना पुरस्कार। और हम सब जानते हैं कि ये 21 नवंबर, बल्कि ऐसा लिख लेता हूं कि ये जो दिया जाता है, जो इसका वितरण जो होता है वो होता है आपका 21 नवंबर को। और ये हमारी जो इंदिरा गांधी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रही हैं, इंदिरा गांधी के बर्थडे पर ही दिया जाता है। और 2012 में ये डीए कल्पज को मिला था, डीए कल्पज को मिला था। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे इसमें कोई भी आपसे प्राइज मनी, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये क्यों दिया जाता है,
कब दिया जाता है, कब दिया जाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या प्राइज मनी होगी कभी नहीं पूछ लेगा। इसके बारे में बहुत ही नाम मात्र के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 1000 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आ सकता है इसका, ऐसा समझ लीजिएगा। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये कोई प्राइज नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, ये बीच में आ गया, भारतीय प्रवासी दिवस। देखिएगा, भारतीय प्रवासी जो दिवस है, याद रखेंगे कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई, मनाने की जो स्टार्टिंग हुई वो 2003 में हुई थी, ठीक है। और इसमें एक सम्मेलन किया जाता है, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस में एक सम्मेलन किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये सम्मेलन क्यों होता है। ये सम्मेलन इसलिए होता है क्योंकि इस दिन 1915 में गांधी जी भारत में आए थे। गांधी जी, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे 1915 में। गांधी जी कहां पे आए, हमारे इंडिया में आए, भारत देश में आए, ठीक है। तो इसलिए ये प्रवासी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो ये है कि मतलब इसका उद्देश्य ये है कि जो विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनके बीच इंडियन यानी कि भारतीयता को जगाना और देश के विकास के लिए एक योगदान के लिए प्रेरित करना। यानी कि जो हमारे देश के लोग जो भारत से बाहर विदेशों में रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में राष्ट्रीय भक्ति को जगाना, साथ ही अपने देश भारत के लिए योगदान करने के लिए एक पूर्ण रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना उन व्यक्ति को, ठीक है। क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में थे वो हमारे देश के लिए भारत आ गए 1915 में, और ये प्रवासी दिवस के नाम से बनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वसुधा पुरस्कार के बारे में। यह बहुत इतना डाटा आज के लिए बताओ। हालांकि 2 बच रहे थे, मैं वो 2 करवा देता हूं। चलो एक काम करो, कल ही कर लेना, छोड़ो वरना आप थक जाओगे। तो मैं इसकी लगभग कल आपको कंप्लीट करा दूंगा ये पूरा, ये वाला पोर्शन। उसके बाद हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एमसीक्यू भी करेंगे, याद रखेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। और मैं क्या काम करूंगा, मैंने कब एक प्लान सोचा है, वो प्लान क्या है वो सुन लीजिएगा। कि जैसे कि हम कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, कोई भी चैप्टर, तो देखो मुझे पता है भारत की जो जनता है वो एक नंबर की मतलब कामचोर है। क्योंकि जब तक कोड़े ना पड़े ना इन पे, तब तक तो ये बच्चे कुछ करने को तैयार ही नहीं होते। मैंने इतने दिन से नलायकों को काम दिया हुआ है, रैंकिंग में मेरे पास कम बच्चों के, अभी मैं जितने बच्चे मेरे पास काम नहीं आया ना, रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं, उन सब बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा मैं भी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही गलत बात है आपकी। और जो क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे क्लास देखेंगे तो वो समझ जाएंगे किसने काम नहीं भेजा, और वो नलायकों सुधर जाओ, ठीक है। आपको इतनी बड़ी सिविल सर्विस सेवा की तैयारी नहीं कर रहे हो। मैं भी 8 बजे से लेकर के सुबह के, आप देख पा रहे होंगे मैं कितनी देर से खड़ा हूं, मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा। लेकिन यहाँ पे कोई बैठने की भी जगह नहीं है, बैठने की जगह कि मुझे वहां फिर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है तो मुझे इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है आगे। तो ध्यान रखेंगे कि 8 बजे से मॉर्निंग में लेकर के 8 बजे नाइट तक मैं काम करता हूँ। तो ये मेरी जॉब भी तो है, मैं उसके बाद भी पढ़ने के लिए हिम्मत दिखाता हूँ, उसके बाद भी मैं अपनी चीज़ों को कवर करता हूँ। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। तो भैया आप लोग तो कोई जॉब वगैरह तो करते नहीं होंगे, अगर जॉब करते भी हैं तो उस चीज़ को मैनेज कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जिन बच्चों का होमवर्क नहीं है, और हाँ मैथ में मैंने
पूरा एवरेज करने के लिए दिया है, पूरा एवरेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अब बैच को अपग्रेड करना है और आप जितना लेट होंगे वो आप ही लेट होंगे, मैं लेट नहीं हूँगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्लास तो इसकी 25 तारीख से ही होंगी, तो याद रखेंगे इस बात का। तो सभी लोग अपने काम को पूरा रखें, ठीक है। और इन सब के एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा जिस दिन मैं आपकी एमसीक्यू कराया करूंगा, ध्यान रखेंगे, जिस दिन भी मैं आपके एमसीक्यू कराऊंगा उस दिन मैं आपकी जो क्लास है वो ऐसी बोर्ड पे नहीं लूंगा, वो मैं जैसे एनसीईआरटी की क्लास लेता हूँ वैसे लूंगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे लगा दूंगा तो मैं नहीं दिखूंगा, और जब मैं पूरी बड़ी स्क्रीन पे लगवा दूंगा तो इससे अच्छा तो मैं एनसीईआरटी के रूप में ही ले लूंगा। तो उस दिन क्लास आपकी जो बोर्ड पे नहीं हुआ करेगी, उस दिन मैं आपकी क्लास एनसीईआरटी के रूप में लूंगा, जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन भी क्लियर दिखे और मेरी पेंसिल भी दिखे किस किस पे हम कहाँ कहाँ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो थैंक यू योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।